एक शहर जो हजारों साल पुराना था, उसके आखिरी छोर पर एक फिलोसोफर रहता था। उसका कहना था कि दुनिया बहुत सिंपल है और खुशी खुशी तो हर इंसान के लिए है, इंस्टेंटली, फौरन ही। एक नौजवान जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था, उस फिलोसोफर से मिलने गया। उसके लिए ये दुनिया अजीब अजीब चीजों का एक झंझट थी, एक जाल, और इसमें खुशी की बात करना उसके लिए ये बिल्कुल बेकार की बात थी। साउंड ऑफ अ डोर ओपनिंग स्लाइटली, फुटस्टेप्स। नौजवान की आवाज में एक बेचैनी थी। उसने पूछा, तो मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं, आपका अभी भी यही मानना है कि दुनिया हर तरह से एक सिंपल जगह है? फिलोसोफर की आवाज शांत और ठहरी हुई थी। हाँ, ये दुनिया हैरान करने वाली हद तक सिंपल है, और जिंदगी भी। तो ये आपका बस एक ख्याली आइडिया है या इसमें कोई सच्चाई भी है? मेरा मतलब है, क्या आप कह रहे हैं कि आपकी या मेरी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं वो भी सिंपल हैं? हाँ, बिल्कुल। नौजवान थोड़ा सा आगे झुका। ठीक है, तो मैं आज आपसे क्यों मिलने आया हूं ये समझाता हूं। मैं आपसे तब तक बहस करना चाहता हूं जब तक मैं आपसे पूरी तरह सहमत ना हो जाऊं, और अगर हो सका तो मैं आपसे आपकी ये थ्योरी वापस लेने को कहूंगा। फिलोसोफर हल्के से मुस्कुराया। हा, मैंने आपके बारे में सुना है, नौजवान ने जारी रखा, कि यहाँ एक अजीब फिलोसोफर रहता है जिसकी बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल है, कि लोग बदल सकते हैं, दुनिया सिंपल है और हर कोई खुश हो सकता है। लेकिन मुझे ये सब बातें बिल्कुल अजीब लगती हैं, इसलिए मैं खुद आपसे मिलना चाहता था। अगर मुझे आपकी कोई भी बात गलत लगी तो मैं उसे ठीक करूंगा। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, फिलोसोफर ने कहा, मैं इस मौके का स्वागत करूंगा। मैं तुम्हारे जैसे एक नौजवान से मिलना चाहता था और तुम्हारी बातों से जितना हो सके सीखना चाहता था। शुक्रिया, नौजवान ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देखिए देखिए, दुनिया सिंपल है और जिंदगी भी। ये बात शायद एक बच्चे की नजर से देखें तो सच लगे। बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ना टैक्स देना है, ना काम पर जाना है। वो अपने माँ बाप और समाज के साए में रहते हैं। उनका फ्यूचर उनके लिए अनंत है। वो जो चाहे कर सकते हैं। उन्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाई नहीं दिखती। उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, इसलिए उनके लिए दुनिया सिंपल ही होगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दुनिया अपना असली रूप दिखाती है। उसे पता चलता है कि चीजें आखिर हैं कैसी, और उसे असल में क्या करने की इजाजत है। उसकी सोच बदल जाती है और उसे हर तरफ बस नामुमकिन चीजें दिखती हैं। इंटरेस्टिंग व्यू है, फिलोसोफर ने आहिस्ता से कहा। इतना ही नहीं, नौजवान ने जोश में कहा, बड़ा होने पर वो इंसान उलझे हुए रिश्तों में फंस जाता है। उस पे जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, घर पर, काम पर, हर जगह। और समाज की वो समस्याएं जो बचपन में समझ नहीं आती थीं, भेदभाव, जंग, इनइक्वालिटी, वो सब उसे दिखने लगती हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे ठीक लग रहा है, तुम बोलो। अगर हम उस जमाने में होते जहां धर्म का बोलबाला था, तब शायद सैल्वेशन एक ऑप्शन होता, क्योंकि भगवान की सीख ही सब कुछ थी। हमें बस उनकी बात माननी थी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अब धर्म ने अपनी ताकत खो दी है। भगवान पर अब वैसा विश्वास नहीं रहा। बिना किसी सहारे के हर कोई परेशान है, हर किसी के मन में शक है, सब अपने लिए जी रहे हैं। तो ऐसी सच्चाइयों के बीच क्या आप अब भी कह सकते हैं कि दुनिया सिंपल है? फिलोसोफर की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी बात में कोई बदलाव नहीं है। दुनिया सिंपल है और जिंदगी भी। कैसे? कोई भी देख सकता है कि ये एक अजीब उलझन है। वो इसलिए नहीं कि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है, फिलोसोफर ने कहा। वो इसलिए है क्योंकि तुम दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। हम में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव दुनिया में नहीं रहता। हम एक ऐसी सब्जेक्टिव दुनिया में रहते हैं जिसे हमने खुद मतलब दिया है। जो दुनिया तुम्हें दिखती है, वो उस दुनिया से अलग है जो मुझे दिखती है, और तुम अपनी दुनिया किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है? आप और मैं एक ही देश में एक ही वक्त में रह रहे हैं और हम एक जैसी चीजें देख रहे हैं, नहीं? फिलोसोफर ने उसकी तरफ देखा। तुम काफी यंग लगते हो, पर क्या तुमने कभी कुएं से ताजा निकला हुआ पानी पिया है? कुएं का पानी? बहुत पहले, हाँ। मेरी नानी के घर गांव में एक कुआं था। मुझे याद है गर्मियों में उस कुएं का ठंडा ताजा पानी पीना कितना अच्छा लगता था। तुम शायद जानते होगे कि कुएं का पानी साल भर लगभग एक ही टेम्परेचर पर रहता है, करीब 60 डिग्रीज।
ये एक ऑब्जेक्टिव नंबर है, जो भी नापेगा उसके लिए सेम रहेगा। लेकिन जब तुम गर्मियों में पानी पीते हो तो वो ठंडा लगता है, और जब वही पानी सर्दियों में पीते हो तो वो गर्म लगता है। पानी वही है, थर्मोमीटर के हिसाब से 60 डिग्रीज पर, लेकिन वो कैसा महसूस होता है ये गर्मी और सर्दी पर डिपेंड करता है। तो ये माहौल के बदलने से होने वाला एक इल्यूजन है? नहीं, ये इल्यूजन नहीं है। उस पल में तुम्हारे लिए कुएं का पानी का ठंडा या गर्म होना एक सच्चाई है जिसे तुम इनकार नहीं कर सकते। यही मतलब है अपनी सब्जेक्टिव दुनिया में जीने का। तुम अपनी सब्जेक्टिविटी से भाग नहीं सकते। अभी दुनिया तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड और अजीब लग रही है, लेकिन अगर तुम बदलोगे तो दुनिया सिंपल दिखने लगेगी। मुद्दा ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, मुद्दा ये है कि तुम कैसे हो। मैं कैसा हूँ? हाँ, मानो जैसे तुम दुनिया को काले चश्मे से देख रहे हो तो सब कुछ काला ही दिखेगा। ऐसे में दुनिया के अंधेरे की शिकायत करने के बजाय तुम बस वो चश्मा उतार सकते हो। हो सकता है चश्मा उतारते ही दुनिया इतनी रोशन लगे कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। शायद तुम चश्मा वापस पहनना चाहोगे, लेकिन क्या तुम उसे उतार भी सकते हो? क्या तुम दुनिया को सीधा देख सकते हो? क्या तुम में हिम्मत है? हिम्मत? हाँ, ये हिम्मत की बात है। ठीक है, नौजवान ने थोड़ी देर सोचकर कहा। मेरे पास बहुत से सवाल हैं, पर मुझे लगता है वो बाद में पूछना बेहतर होगा। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं लोग बदल सकते हैं, सही है? हाँ, बिल्कुल, लोग बदल सकते हैं और वो खुशी भी पा सकते हैं। हर कोई, बिना किसी एक्सेप्शन के। हा, अब बात बड़ी हो रही है। ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं अभी आपसे बहस शुरू करने वाला हूँ। फिलोसोफर शांत रहा। मैं ना भागूंगा ना कुछ छिपाऊंगा। आराम से इस पर बात करते हैं। तो तुम्हारा कहना है लोग नहीं बदल सकते? सही है, वो नहीं बदल सकते। असल में मैं खुद इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं बदल नहीं पा रहा, और साथ ही तुम चाहते हो कि काश तुम बदल पाते। ऑफ कोर्स, अगर मैं बदल सकता, अगर मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता, तो मैं खुशी से आपके सामने घुटने टेक देता। लेकिन हो सकता है कि आपको मेरे सामने घुटने टेकने पड़ जाएं। कॉफी की महक हवा में फैलती है। फिलोसोफर कहता है, तुम मुझे मेरे स्टूडेंट दिनों की याद दिलाते हो, जब मैं भी सच की तलाश में एक जोशीला नौजवान था, अलग अलग फिलोसोफर से मिलता फिरता था। हाँ, मैं सच की तलाश में हूँ, जिंदगी के सच की। फिलोसोफर की आवाज में एक नयापन था। मैंने कभी चेले नहीं बनाए, पर जब से मैंने ग्रीक फिलॉसफी पढ़ी और फिर एक दूसरी फिलॉसफी से मेरा सामना हुआ, मैं तुम्हारे जैसे एक नौजवान के आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी फिलॉसफी, वो क्या है? मेरा स्टडी रूम उस तरफ है। अंदर चलो, रात लंबी होने वाली है। मैं गरम कॉफी बनाकर लाता हूँ। एक क्षण की खामोशी, जैसे सीन बदल रहा है। रात की पहली बातचीत, जिसका नाम था ट्रॉमा को इनकार करना। नौजवान स्टडी में एक कुर्सी पर बैठा था। वो फिलोसोफर की थ्योरीज को इतनी शिद्दत से क्यों नकार रहा था? वजह साफ थी, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, और बचपन से ही उसके मन में अपनी पर्सनल और एकेडमिक बैकग्राउंड और अपनी शक्ल सूरत को लेकर एक गहरी इंफीरियॉरिटी की भावना थी। शायद इस वजह से जब लोग उसे देखते, वो जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता था। वो दूसरों की खुशी को सच्चे दिल से महसूस नहीं कर पाता था और हमेशा खुद पर तरस खाता था। उसके लिए फिलोसोफर की बातें सिर्फ ख्याली पुलाव थे। नौजवान ने पूछा, आपने दूसरी फिलॉसफी कहा था, पर मैंने सुना है आप ग्रीक फिलॉसफी में एक्सपर्ट हैं। हाँ, ग्रीक फिलॉसफी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रही है। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। इस वक्त मैं प्लेटो के एक काम का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो फिर ये दूसरी फिलॉसफी क्या है? ये साइकोलॉजी की एक बिल्कुल नई स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे ऑस्ट्रियन साइकाइट्रिस्ट आल्फ्रेड एडलर ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में स्थापित किया था। इसे आमतौर पर एडलरियन साइकोलॉजी कहा जाता है। एडलरियन साइकोलॉजी, नौजवान ने सोचा, मैंने फ्रॉइड और यंग के बारे में सुना है, काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। हाँ, फ्रॉइड और यंग बहुत मशहूर हैं। एडलर फ्रॉइड द्वारा चलाए गए वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी के ओरिजिनल कोर मेंबर्स में से एक थे। उनके आइडियाज फ्रॉइड से अलग थे और वो ग्रुप से अलग हो गए और अपनी ओरिजिनल थ्योरीज पर इंडिविजुअल साइकोलॉजी का प्रस्ताव रखा। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, अजीब नाम है। तो एडलर फ्रॉइड के चेले थे? नहीं, फिलोसोफर ने जोर देकर कहा, ये गलतफहमी बहुत आम है, इसे दूर करना जरूरी है। एडलर और फ्रॉइड लगभग हम उम्र थे और उनका रिश्ता बराबरी का था। इस मामले में एडलर यंग से बहुत अलग थे, जो फ्रॉइड को एक पिता की तरह देखते थे। भले ही साइकोलॉजी का नाम आते ही फ्रॉइड और यंग का ख्याल आता है, पर दुनिया भर में एडलर को फ्रॉइड और यंग के साथ इस फील्ड के 3 जायंट्स में से एक माना जाता है। अच्छा, मुझे इसके बारे में और पढ़ना चाहिए था।
ये आम बात है कि तुमने एडलर के बारे में नहीं सुना। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, एक वक्त आएगा जब लोग मेरा नाम याद नहीं रखेंगे, शायद ये भी भूल जाएं कि हमारा स्कूल कभी था। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर उनका स्कूल भुला दिया गया तो इसका मतलब होगा कि उनके आइडियाज एक सब्जेक्ट से बढ़कर आम हो गए हैं, हर किसी की सोच का हिस्सा बन गए हैं। डेल कार्नेगी, जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल जैसी बेस्ट सेलर्स लिखी, उन्होंने एडलर को एक महान साइकोलॉजिस्ट कहा। स्टीवन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी बहुत सारी बातें एडलर के आइडियाज से मिलती जुलती हैं। कहा जाता है कि एडलर के आइडियाज अपने वक्त के 100 साल आगे थे, इतने जमीन तोड़ने वाले थे वो। तो आपकी थ्योरीज ग्रीक फिलॉसफी से नहीं बल्कि एडलरियन साइकोलॉजी के नजर से निकली हैं। हाँ, सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप कहते हैं लोग बदल सकते हैं और हर कोई खुशी पा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कई सालों से अपने कमरे में बंद है। वो बाहर निकलना चाहता है, काम करना चाहता है, वो बदलना चाहता है। मैं यकीन दिलाता हूँ वो एक बहुत सीरियस इंसान है जो समाज के काम आ सकता है, पर वो अपने कमरे से निकलने से डरता है। एक कदम बाहर रखते ही उसकी धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। एक तरह का न्यूरोसिस या पैनिक है। वो बदलना चाहता है पर बदल नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? मैं ठीक से नहीं जानता। हो सकता है उसके माँ बाप के साथ उसके रिश्ते की वजह से, या स्कूल या काम पर उसके साथ हुई बदतमीजी की वजह से। हो सकता है उसे किसी चीज से एक तरह का ट्रॉमा हुआ हो। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दोस्त के पास्ट में हुई घटनाएं उसके ट्रॉमा का कारण बनी और इस वजह से वो अब बाहर नहीं निकल सकता? ऑफ कोर्स, हर इफेक्ट से पहले एक कॉज होता है, इसमें अजीब क्या है? तो फिर अगर हर इफेक्ट से पहले एक कॉज होता है, इसका मतलब है कि हमारा आज और हमारा आने वाला कल हमारे पास्ट में हुई घटनाओं से पहले से ही तय हो चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये तो डिटर्मिनिज्म हुआ कि सब कुछ पहले से तय है। तो आप कह रहे हैं कि पास्ट मायने नहीं रखता। हाँ, यही एडलरियन साइकोलॉजी का नजरिया है। अगर आपकी बात माने तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त के बाहर ना निकलने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं पास्ट मायने नहीं रखता। सॉरी, पर यह बिल्कुल नामुमकिन है। कोई ना कोई वजह तो जरूर है, वरना कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होगा। हाँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इसलिए एडलरियन साइकोलॉजी में हम पास्ट के कॉजेस के बारे में नहीं बल्कि प्रेजेंट के गोल्स के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट गोल्स? तुम्हारा दोस्त इनसिक्योर है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकता। इसे उल्टा करके सोचो, वो बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए वो अपने अंदर एक एंजाइटी की स्टेट बना रहा है। हाँ, इस तरह सोचो, तुम्हारे दोस्त का गोल पहले से ही बाहर न निकलने का था और उस गोल को पूरा करने के लिए उसने एंजाइटी और डर को एक जरिए की तरह बनाया है। एडलरियन साइकोलॉजी में इसे टेलियोलॉजी कहते हैं। आप मजाक कर रहे हैं? मेरे दोस्त ने अपनी एंजाइटी और डर को इमेजिन किया है। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो बस बीमार होने का नाटक कर रहा है? वो नाटक नहीं कर रहा, फिलोसोफर ने नरमी से कहा। उसके डर और एंजाइटी असली हैं। कभी कभी उसे माइग्रेन और पेट में तेज दर्द भी होता होगा, लेकिन ये सिम्टम्स भी उसने बाहर न जाने के गोल को पूरा करने के लिए ही बनाए हैं। ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये बहुत डिप्रेसिंग है। नहीं, यही फर्क है ईटियोलॉजी कॉजेशन की स्टडी और टेलियोलॉजी किसी चीज के पर्पस की स्टडी में। तुम्हारी सारी बातें ईटियोलॉजी पर बेस्ड हैं। जब तक हम ईटियोलॉजी में फंसे रहेंगे, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक पल की चुप्पी। फिर नौजवान ने एक अजीब सा सवाल किया, तो आप ट्रॉमा के होने को ही इनकार कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ, पूरी शिद्दत से। ये सुनकर नौजवान के होश उड़ गए। क्या आप यानी एडलर साइकोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं हैं क्या? एडलरियन साइकोलॉजी में ट्रॉमा को पूरी तरह से नकार दिया गया है। ये एक बहुत ही नया और रेवोल्यूशनरी पॉइंट था। फ्रॉइड का ट्रॉमा का आइडिया काफी आकर्षक है कि इंसान के मन के घाव उसके आज के दुख का कारण है। ये एक आसान से समझ आने वाली कॉज़ैलिटी है। लेकिन एडलर ट्रॉमा के इस तर्क को नकारते हुए कहते हैं, कोई भी अनुभव अपने आप में हमारी सफलता या असफलता का कारण नहीं होता। हम अपने अनुभवों के झटके, जिसे ट्रॉमा कहते हैं, से पीड़ित नहीं होते, बल्कि हम उनसे वो बना लेते हैं। हम अपने अनुभवों से तय नहीं होते, बल्कि हम उन्हें जो मतलब देते हैं वो हमें तय करता है। हम उनसे वो बना लेते हैं जो हमारे मकसद को पूरा करे। करेक्ट। यहाँ एडलर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारा सेल्फ अनुभवों से नहीं बल्कि उन्हें दिए गए मतलब से तय होता है।
वो ये नहीं कह रहे कि बचपन में हुई कोई भयानक घटना या शोषण का व्यक्तित्व बनाने पर कोई असर नहीं होता। असर बहुत गहरा होता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि उन असरों से कुछ भी असर में तय नहीं होता। हम अपनी जिंदगी खुद तय करते हैं, उन पिछले अनुभवों को दिए गए मतलब के अनुसार। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें किसी ने दी नहीं है, तुमने इसे खुद चुना है और तुम ही तय करते हो कि तुम कैसे जियोगे। तो आप कह रहे हैं कि मेरा दोस्त अपने कमरे में बंद है क्योंकि उसने ये जिंदगी जीना चुना है। बिलीव मी, ये वो नहीं चाहता। नहीं, मान लो तुम्हारा दोस्त सोचता है मैं समाज में फिट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा शोषण किया था, तो भी वो ऐसा इसीलिए सोचता है क्योंकि ऐसा सोचना उसका गोल है। कैसा गोल? तुरंत का गोल होगा बाहर ना जाना। इसके लिए वो एंग्जाइटी और डर बना रहा है। पर वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहता? प्रॉब्लम तो वही है। अच्छा, उसके माँ बाप के नजर से सोचो, कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बच्चा कमरे में बंद हो जाए? मैं परेशान हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स, मैं उसकी मदद करना चाहूंगा कि वो ठीक हो जाए। प्रॉब्लम यही है। कहाँ? अगर मैं अपने कमरे में हमेशा बंद रहूं तो मेरे माँ बाप चिंता करेंगे, उनका सारा ध्यान मुझ पर होगा, वो मेरे आसपास बहुत ध्यान से रहेंगे। वहीं अगर मैं घर से एक कदम भी बाहर निकल लूं तो मैं बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा जिस पर कोई ध्यान नहीं देगा और कोई मेरी खास देखभाल नहीं करेगा। ऐसे किस्से अकेलेपन में रहने वालों के लिए आम हैं। तो आपके हिसाब से मेरे दोस्त ने अपना गोल पा लिया है और वो अपनी करंट सिचुएशन से संतुष्ट है? मुझे नहीं लगता वो संतुष्ट है और ना ही वो खुश है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने गोल के हिसाब से काम कर रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं है, हम सब किसी ना किसी गोल के हिसाब से जी रहे हैं। यही टेलियोलॉजी हमें बताती है। नौजवान ने इस बात को रद्द कर दिया। एक मिनट, कल मेरे साथ कुछ हुआ। मैं कॉफी शॉप में एक किताब पढ़ रहा था जब एक वेटर ने मेरी जैकेट पर कॉफी गिरा दी। वो जैकेट नई थी। मैंने गुस्से में चीखना शुरू कर दिया। मैं आमतौर पर पब्लिक में ऊंची आवाज में नहीं बोलता, पर कल पूरी दुकान मेरी चीखों से गूंज रही थी। तो इसके बारे में क्या यहाँ कोई गोल हो सकता है? ये तो साफ साफ एक कॉज से हुआ बिहेवियर है ना। तो तुम गुस्से के इमोशन से स्टिमुलेट हुए और चीखने लगे। तुम आमतौर पर शांत रहते हो पर गुस्से पर काबू नहीं पा सके। ये एक अनिवार्य घटना थी और तुम कुछ नहीं कर सकते थे, यही कहना चाहते हो? हाँ, क्योंकि ये एकदम अचानक हुआ। फिलोसोफर ने एक पल रुक कर कहा, सुनने में ये अजीब लगेगा, पर तुम गुस्से में आकर नहीं चीखे, बल्कि तुम चीखने के लिए गुस्सा हुए। चीखने के गोल को पूरा करने के लिए तुमने गुस्से का इमोशन बनाया। क्या मतलब? चीखने का गोल सबसे पहले आया। तुम चीख कर वेटर को अपनी बात सुनाना चाहते थे, उसे अपने नीचे करना चाहते थे। इस काम के लिए तुमने गुस्से का इमोशन बनाया। मैंने बनाया? मजाक मत कीजिए। मेरे पास सोचने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। गुस्सा एकदम से आता है। सही है, गुस्सा एकदम से आता है। अब एक कहानी सुनो। एक दिन एक माँ और बेटी जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे। अचानक फोन बजा। हेलो, माँ ने गुस्से से भरी आवाज में रिसीवर उठाया। फोन पर उसकी बेटी के होमरूम टीचर थे। जैसे ही माँ को पता चला कौन है, उसकी आवाज का टोन बदल गया और वो बहुत पोलाइट हो गई। अगले 5 मिनट तक उसने बहुत मीठी आवाज में बात की। फोन रखते ही पल भर में उसका चेहरा फिर बदला और वो वापस अपनी बेटी पर चीखने लगी। तो क्या? नौजवान ने पूछा। ये तो आम कहानी है, तुम्हें दिखा नहीं? गुस्सा एक औजार है जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। फोन बजते ही उसे अंदर रखा जा सकता है और फोन रखने के बाद वापस निकाला जा सकता है। वो माँ बेकाबू गुस्से में नहीं चीख रही है, वो बस उस गुस्से का इस्तेमाल अपनी बेटी पर हावी होने के लिए कर रही है ताकि वो अपनी बात मनवा सके। तो गुस्सा एक गोल हासिल करने का जरिया है, यही टेलियोलॉजी कहती है। आप तो इंसानी इमोशंस को ही नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमोशंस बस औजार हैं। अगर इमोशंस को नकार दिया तो इंसान बेजान मशीन जैसा हो जाएगा। ये तो निहिलिज्म है। नहीं, मैं इमोशंस के होने को नहीं नकार रहा, फिलोसोफर ने समझाया। सबके पास इमोशंस होते हैं, लेकिन अगर तुम कहोगे कि इंसान इमोशंस के आगे बेबस है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। एडलर इन साइकोलॉजी निहिलिज्म के बिल्कुल विपरीत है। हम इमोशन से कंट्रोल नहीं होते और इसी तरह हम पास्ट से भी कंट्रोल नहीं होते। तो इंसान ना इमोशन से कंट्रोल होता है ना पास्ट से। सोचो, अगर किसी के माँ बाप का डिवोर्स हुआ हो, ये एक ऑब्जेक्टिव सच है, उस कुएं के पानी की तरह जो हमेशा 60 डिग्रीज पर रहता है। लेकिन क्या वो डिवोर्स ठंडा महसूस होता है या गर्म, ये आज की बात है, एक सब्जेक्टिव बात। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, उसका मतलब क्या है, ये आज को तय करता है। सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इसे कैसे सुलझाया गया। बिल्कुल, हम टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में नहीं जा सकते। अगर तुम इटियोलॉजी में ही अटके रहोगे, तुम पास्ट से बंधे रहोगे और कभी खुशी नहीं पाओगे।
पर हम पास्ट बदल नहीं सकते, इसलिए तो जिंदगी इतनी मुश्किल है। जिंदगी सिर्फ मुश्किल नहीं है, फिलोसोफर ने कहा। अगर पास्ट ही सब कुछ तय करता और उसे बदला न जा सकता तो हम आज जीने वाले लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसका नतीजा क्या होता? वही निहिलिज्म और पेसिमिज्म जो दुनिया से उम्मीद छोड़ देता है। फ्रॉइडियन इटियोलॉजी, जिसे ट्रॉमा के तर्क से पहचाना जाता है, एक तरह का डिटर्मिनिज्म ही है और वो निहिलिज्म की तरफ ले जाता है। क्या तुम ऐसी वैल्यूज को एक्सेप्ट करोगे? मैं नहीं करना चाहता, पर पास्ट बहुत ताकतवर है। संभावनाओं के बारे में सोचो। अगर ये मान लिया जाए कि इंसान बदल सकता है तो इटियोलॉजी पर बेस्ड वैल्यूज बेकार हो जाती हैं और हमें टेलियोलॉजी का नजरिया अपनाना ही पड़ता है। तो हमें हमेशा लोग बदल सकते हैं इस बात से शुरुआत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स, और समझो, ये फ्रॉइडियन इटियोलॉजी है जो हमारी फ्री विल को नकारती है और इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट करती है। नौजवान कुछ देर चुप रहा। ये फिलोसोफर उसके हर यकीन को जड़ से हिला रहा था। वो कह रहा था कि लोग पास्ट के कारणों से नहीं बल्कि अपने बनाए हुई गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना उसके लिए नामुमकिन था। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। एक और बात, मान लीजिए मैं आपकी एडलरियन टेलियोलॉजी के जरिए बदलना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने उस दोस्त वाई जैसा बन सकता हूँ जो हमेशा खुश रहता है, सबसे आसानी से बात करता है, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह? मैं दिल से उसके जैसा बनना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। आहा, अब आप अपने असली रंग दिखा रहे हैं, तो आप अपनी थ्योरी वापस ले रहे हैं। नहीं, मैं नहीं ले रहा। अफसोस, तुमने अभी तक एडलरियन साइकोलॉजी को लगभग न के बराबर समझा है। बदलने का पहला कदम है जानना। तो अगर मैं एडलरियन साइकोलॉजी को समझ जाऊं तो मैं वाई जैसा बन सकता हूं। तुम जवाब के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? जवाब तुम्हें खुद ढूंढने चाहिए। किसी और से मिले जवाब पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरों से मिले जवाब बस वक्ती इलाज होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। तो सोक्रेटिस ने खुद एक भी किताब नहीं लिखी थी, वो डायलॉग से सिखाते थे। एडलर भी वियना के कैफेज में लोगों से पर्सनल डायलॉग करना पसंद करते थे। वो कोई आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल नहीं थे। तो सोक्रेटिस और एडलर दोनों ने डायलॉग के जरिए अपने आइडियाज फैलाए। सही है, तुम्हारे सारे शक इस डायलॉग के जरिए दूर हो जाएंगे और तुम बदलना शुरू करोगे, मेरी बातों से नहीं बल्कि अपनी कोशिश से। मैं उस अनमोल प्रोसेस को तुमसे छीनना नहीं चाहता। तो हम इस छोटे से स्टडी रूम में सोक्रेटिस और एडलर जैसा डायलॉग करने की कोशिश करेंगे। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं? वही तो मैं जानना चाहता हूं। तो चलिए इसे वहां तक ले जाते हैं जहां या तो आप अपनी थ्योरी वापस ले लें या मैं आपके आगे झुक जाऊं। फिलोसोफर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो तुम यह जैसा बनना चाहते हो ताकि तुम खुश रह सको। इसका मतलब तुम अभी खुश नहीं हो, सही है? नौजवान चौंक गया। क्या? इस वक्त तुम सच में खुश महसूस नहीं कर पा रहे। ये इसलिए है क्योंकि तुमने खुद से प्यार करना नहीं सीखा है और खुद से प्यार करने की कोशिश में तुम एक अलग इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेना चाहते हो। तुम यह जैसा बनकर अपने अभी के मैं को फेंक देना चाहते हो, सही है? हाँ, शायद आप सही हैं। मैं खुद से नफरत करता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम आसपास पूछोगे कि कौन खुद को पसंद करता है तो शायद ही कोई मिलेगा जो सीना चौड़ा करके कहेगा, हाँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। और आप, क्या आप खुद को पसंद करते हैं? कम से कम मैं ये नहीं सोचता कि मैं कोई और बनना चाहता हूँ और मैं जैसा हूँ उसे एक्सेप्ट करता हूँ। आप जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं। देखो, तुम कितना भी वाई बनना चाहो, तुम उसके रूप में दोबारा पैदा नहीं हो सकते। तुम वाई नहीं हो, तुम्हारा तुम होना ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे हो वैसे ही ठीक है। अगर तुम सच में खुश महसूस नहीं कर पा रहे तो साफ है कि चीजें जैसी हैं वैसी ठीक नहीं हैं। तुम्हें एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाना होगा, रुकना नहीं। फिलोसोफर ने आगे कहा, एडलर को दोबारा कोट करूं तो, जरूरी ये नहीं कि इंसान किसके साथ पैदा हुआ है, बल्कि ये कि वो उस सामान का क्या इस्तेमाल करता है। तुम यह या किसी और जैसा बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि तुम किसके साथ पैदा हुए थे। इसके बजाय तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम अपने सामान का क्या इस्तेमाल कर सकते हो। ये अनरीजनेबल है, नौजवान ने कहा। कुछ लोग अमीर घरों में अच्छे माँ बाप के साथ पैदा होते हैं और कुछ गरीब घरों में बुरे माँ बाप के साथ। दुनिया ऐसी ही है। आप असली दुनिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, तुम सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हो। जिस चीज के साथ तुम पैदा हुए हो उस पर ध्यान देने से क्या सच्चाई बदल जाती है? हमें रिप्लेसमेंट की नहीं, रिन्यूअल की जरूरत है।
मेरे लिए रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल एक ही बात है। आप असल मुद्दे से बच रहे हैं। देखिए, जन्म से ही दुख जैसी चीज होती है, पहले ये मानिए। मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त तुम खुश नहीं हो, तुम्हें जीना मुश्किल लग रहा है। पर तुम अभी इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने खुद दुखी होना चुना है, इसलिए नहीं कि तुम किसी बदकिस्मत तारे के नीचे पैदा हुए थे। मैंने दुखी होना चुना, मैं ये कैसे मान सकता हूँ? इसमें कुछ खास नहीं है। सोक्रेटिस के जमाने से ये बात दोहराई जा रही है। कोई भी बुराई नहीं चाहता, सुना है? बुराई चाहने वाले बहुत लोग हैं, चोर हैं, मर्डरर हैं। हाँ, बुराई करने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई भी, सबसे बड़ा क्रिमिनल भी, सिर्फ बुराई करने की इच्छा से क्राइम नहीं करता। हर क्रिमिनल के पास क्राइम करने का एक इंटरनल जस्टिफिकेशन होता है। पैसे के झगड़े में कोई मर्डर कर देता है, करने वाले के लिए उसके पास एक वजह है जिसे वो अच्छाई के रूप में देख सकता है। ऑफ कोर्स ये मॉरल सेंस में अच्छा नहीं है, पर अपने फायदे के लिए अच्छा है। अपने फायदे के लिए। ग्रीक में अच्छा एगथॉन का मतलब मॉरल नहीं, फायदेमंद होता है, और बुरा काकॉन का मतलब फायदेमंद नहीं। दुनिया में बहुत बुराई है, लेकिन कोई भी प्योर सेंस में बुराई नहीं चाहता, यानी ऐसी चीज जो फायदेमंद ना हो। इसका मुझसे क्या लेना देना? अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर तुमने दुखी होना चुना था, इसलिए नहीं कि तुम दुखी हालात में पैदा हुए या दुखी सिचुएशन में आ गए, बल्कि इसलिए कि तुमने दुखी होने को अपने लिए अच्छा या फायदेमंद समझा। क्यों? किस लिए? तुम इसे कैसे जस्टिफाई करते हो? तुमने दुखी होना क्यों चुना? इसका अजीब जवाब या डिटेल्स मैं नहीं जानता। शायद हमारी बहस आगे बढ़ेगी तो ये साफ हो जाएगा। नौजवान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने एक दुखी जिंदगी चुनी क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी थी। कैसी बेहुदा बात है। बैठ जाओ। हमारी बातों का टकराना लाजमी है। एडलेरियन साइकोलॉजी में इंसान के डिस्पोजिशन या पर्सनालिटी को लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल? हाँ, लाइफस्टाइल जिंदगी में सोचने और काम करने का तरीका है। तुम शायद सोचते हो कि पर्सनालिटी या डिस्पोजिशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें विरासत में मिली है, जिसका तुम्हारी मर्जी से कोई लेना देना नहीं। एडलेरियन साइकोलॉजी में लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जिसे तुम खुद चुनते हो, जिसे मैं खुद चुनता हूँ। हाँ, तुम अपना लाइफस्टाइल चुनते हो। तो न सिर्फ मैंने दुखी होना चुना, बल्कि मैंने ये अजीब पर्सनालिटी भी चुनी। बिल्कुल। जब मुझे होश आया, मेरी ये पर्सनालिटी पहले से थी। मुझे याद नहीं कि मैंने इसे चुना हो। क्या आपको याद है? ऑफ कोर्स, तुमने इसे कॉन्शियसली नहीं चुना था। तुम्हारा पहला चुनाव शायद अनकॉन्शियस था, जिसमें रेस, नेशनैलिटी, कल्चर और घर का माहौल जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी असर था। लेकिन फिर भी ये तुम ही थे जिसने इस तरह का सेल्फ चुना। ये कब होता है? एडलेरियन साइकोलॉजी का मानना है कि ये लगभग 10 साल की उम्र में होता है। ठीक है, मान लेते हैं 10 साल की उम्र में मैंने अपना लाइफस्टाइल चुना। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इस तरह का सेल्फ बन चुका था, हालात तो नहीं बदले। ये सच नहीं है। अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल तुम्हें जन्म से नहीं मिला, बल्कि तुमने खुद चुना है, तो उसे दोबारा चुनना भी मुमकिन होना चाहिए। दोबारा चुनना? हाँ, तुम कभी भी बदल सकते हो, चाहे तुम्हारा माहौल कुछ भी हो। तुम इसलिए नहीं बदल पा रहे हो क्योंकि तुम न बदलने का फैसला कर रहे हो। क्या मतलब? मैं बदलना चाहता हूँ, ये मेरी सच्ची ख्वाहिश है, तो मैं न बदलने का फैसला कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि कुछ छोटी मोटी परेशानियों के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अभी का लाइफस्टाइल सबसे आसान है। ऐसे ही रहने से तुम्हें पता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ये अपनी पुरानी जानी पहचानी गाड़ी चलाने जैसा है। थोड़ी आवाज करती है पर आसानी से कंट्रोल हो जाती है। वहीं अगर नया लाइफस्टाइल चुना तो पता नहीं नए सेल्फ के साथ क्या होगा, आगे क्या होगा। जिंदगी एंजाइटी से भर जाएगी। हो सकता है आगे और भी दर्दनाक जिंदगी हो। सीधे शब्दों में, लोग जैसे हैं वैसे ही रहना ज्यादा आसान और सुरक्षित मानते हैं। बदलना चाहते हैं पर बदलने से डर लगता है। जब हम अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। बदलने से पैदा होने वाली एंजाइटी और न बदलने से होने वाली निराशा। मुझे लगता है तुमने निराशा को चुना है। एक मिनट, आपने अभी हिम्मत शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, एडलेरियन साइकोलॉजी हिम्मत की साइकोलॉजी है। तुम्हारी नाखुशी का दोष तुम्हारे पास्ट या माहौल पर नहीं डाला जा सकता। और ऐसा नहीं है कि तुम में काबिलियत नहीं है, तुम में बस हिम्मत की कमी है। शायद कहा जा सकता है कि तुम में खुश होने की हिम्मत नहीं है। खुश होने की हिम्मत? नौजवान ने धीरे से दोहराया। तो मैं बदल नहीं पा रहा क्योंकि मैं खुद ही बार बार न बदलने का फैसला कर रहा हूँ। मेरे पास नया लाइफस्टाइल चुनने की हिम्मत नहीं है, यानी मेरे पास खुश होने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। क्या मैं सही समझा? हाँ, तुमने सही समझा।
तो मुझे असल में क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा? जो तुम्हें अब करना चाहिए वो है अपने करंट लाइफस्टाइल को रोकने का फैसला करना। जैसे तुमने पहले कहा, काश मैं यह जैसा बन सकता तो मैं खुश होता। जब तक तुम इस काश ऐसा होता कि दुनिया में जियोगे, तुम कभी नहीं बदल पाओगे, क्योंकि काश मैं यह जैसा बन सकता कहना न बदलने का एक बहाना है। बहाना? हाँ, मेरा एक यंग दोस्त है जो नॉवेलिस्ट बनना चाहता है, पर वो कभी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। उसके हिसाब से उसका काम उसे बहुत बिजी रखता है, पर क्या ये असली वजह है? नहीं, असल में वो मैं कोशिश करूं तो कर सकता हूं कि संभावना को जिंदा रखना चाहता है। वो अपने काम को क्रिटिसिज्म के सामने नहीं लाना चाहता। वो इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता कि हो सकता है वो एक बेकार कीस लिखे और रिजेक्ट हो जाए। वो इन संभावनाओं के दायरे में जीना चाहता है। 5 या 10 साल बाद वो शायद दूसरे बहाने बनाने लगेगा, जैसे अब मैं यंग नहीं रहा या अब मेरे पास एक परिवार है। उसे बस अपना काम अवार्ड के लिए एंटर करना चाहिए, और अगर रिजेक्ट हो जाए तो हो जाए, उससे वो आगे बढ़ पाएगा। यही है अपना करंट लाइफस्टाइल बदलना। पर शायद उसके सपने टूट जाएंगे। आसान काम सामने रखकर ना कर पाने के अलग अलग बहाने सोचना एक मुश्किल जिंदगी नहीं है क्या? उस नॉवेलिस्ट दोस्त के केस में साफ है कि मैं या सेल्फ ही जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड और खुश रहने के लिए मुश्किल बना रहा है। पर ये बहुत कठोर है। आपकी फिलॉसफी बहुत टफ है। ये सच में एक कड़वी दवा है। कड़वी दवा? हाँ, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर तुम अपना लाइफस्टाइल बदलते हो, दुनिया और खुद को मतलब देने का तरीका, तो तुम्हारा दुनिया से इंटरैक्ट करने का तरीका और तुम्हारा बिहेवियर भी बदलना ही होगा। ये मत भूलना। तुम्हें जैसे तुम हो अपना लाइफस्टाइल चुनना होगा। ये मुश्किल लग सकता है, पर ये असल में काफी सिंपल है। आपके हिसाब से ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं है। माहौल भी मायने नहीं रखता। मेरी नाखुशी मेरी अपनी गलती है, सही है। मुझे लगने लगा है कि आप मुझे हर चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, फिलोसोफर ने शांति से कहा। बल्कि जैसा एडलेरियन की टेलियोलॉजी बताती है, तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ हो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि तुम अब से कैसे जियोगे। तुम जो यहाँ और अभी में जी रहे हो वही अपनी जिंदगी तय करते हो। मेरी जिंदगी इस पल में तय होती है। हाँ, क्योंकि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता। नौजवान थक चुका था, पर उसके मन में एक नई बेचैनी भी थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी थ्योरी से 100% अग्री नहीं करता, पर आपकी बातें सोचने लायक हैं। मैं आज के लिए बस करता हूँ, पर क्या मैं अगले हफ्ते फिर आ सकता हूँ? अगर ब्रेक नहीं लिया तो मेरा सर फट जाएगा। फिलोसोफर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं हमेशा यही हूँ, जब चाहो आ सकते हो। मुझे अच्छा लगा, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। एक आखिरी बात, आज की बातचीत में मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिक्र मत करो, तुम प्लेटो के डायलॉग्स पढ़ना। सोक्रेटिस के शिष्यों का बर्ताव और भाषा